आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रवास। तो सबसे पहले प्रवास किसे कहते हैं, इसमें हम आपको उसका कारण और कितने प्रकार का होता है प्रवास ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रवास क्या होता है। किसी स्थान या कोई क्षेत्र जिसमें व्यक्तियों का आना या वहाँ से व्यक्तियों का जाना जो दूसरी जगह जाके बस जाते हैं या उन क्षेत्रों में आके बस जाते हैं, तो उसको हम प्रवास कहते हैं या उसको स्थानांतरण भी कह सकते हैं। जनसंख्या प्रवास को कुछ कारण है जिन कारणों से वो प्रभावित होता है, जैसे कि एक होता है अपकर्ष कारक और दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारक। कारक ये दोनों ही कारक जो है काम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ये कई प्रकार का होता है, जिसमें हम कुछ बेस लेते हैं, जैसे कि प्रवास के समयानुसार, प्रवास की अवधि के अनुसार, व्यक्तियों की संख्या के अनुसार और क्षेत्रीय जो प्रकृति है उसके अनुसार प्रवास होता है। तो सबसे पहले हम प्रवास को समयानुसार अगर हम देखें तो मनुष्य एक गतिशील प्राणी है, हम सभी लोग जानते हैं, जो कि सर्वत्र जाने में सक्षम है। एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाता रहता है। जब से मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ है तब से ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या प्रवास का जितना पुराना इतिहास है उतना ही पुराना माइग्रेशन का भी इतिहास है, या मनुष्य यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है जब से ही इधर उधर जाता रहता है। तो ऐतिहासिक काल के अनुसार अगर हम जनसंख्या प्रवास की बात करें तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक प्रवास और दूसरा है ऐतिहासिक प्रवास। तो प्रागैतिहासिक का मतलब है कि मानव प्रजातियों का जब से उद्भव हुआ है विकास मध्य एशिया में, वो ऐसा माना जाता है। उद्भव के शुरुआती दौर में जब मानव ने जलवायु के अलग अलग रूपों से बचने के लिए, क्योंकि मनुष्य जब जलवायु यूँ कहें कि उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता था, प्रकृति के ज़्यादा करीब रहता था, जंगलों में रहता था, तो उनके ऊपर जलवायु का ज़्यादा असर रहता था। तो वो जलवायु के उस प्रभाव से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। प्रागैतिहासिक प्रवास का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। एक ऐसा काल था हिमयुग के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसमें जो है जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी थी और फिर बाद में धीरे धीरे गर्म हुई है। तो ठंडे वाले जो क्षेत्र थे उनसे दूसरे क्षेत्रों की तरफ लोगों ने प्लायन किया। जनसंख्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस जलवायु के कारण चली गई। ये जलवायु चक्र प्रवास का मुख्य कारण रहा प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो। किंतु हिमयुग के आगमन से जलवायु बहुत ठंडी हो जाती थी, तो वहाँ पे लोग क्या थे वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। इस तरीके से ये क्रियाएं बार बार होती रही है। कभी पृथ्वी जो है ठंडी हुई है और कभी गर्म हुई है, उसके ऊपर जलवायु अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की रही, ऐसा हम भूगोल में पढ़ते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक प्रवास। प्राचीन काल का प्रवास और मध्यकाल में प्रवास और आधुनिक काल में प्रवास। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपको पता है आर्यों का आगमन हुआ। भारतीय धर्म प्रचार के लिए बर्मा श्रीलंका देश में भारतीयों का प्रवास प्राचीन काल के प्रवास के उदाहरण ऐसे मिलते हैं। भारत में पश्चिम से आक्रमणकारी भी भारत में बहुत सारे आए हैं। सर्वाधिक प्रवास मध्यकाल में हुआ ऐसा माना जाता है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर इसी काल में भारत में आए हैं या उन्होंने प्रवास किया है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों से जनसंख्या का उत्तर दिशा की ओर प्रवास और यूरोप में मध्यकालीन प्रवास को बताता है। आधुनिक काल की जनसंख्या प्रवास में यूरोपीय प्रवास सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली था। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यूरोप के लाखों लोगों ने यूरोप से उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया, एशिया के लिए प्रवास किया है। संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीप में जनसंख्या का वर्तमान स्वरूप इसी प्रवास का परिणाम है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, यानी कि प्रवास की अवधि के अनुसार। दीर्घकालीन प्रवास, अल्पकालीन प्रवास और दैनिक प्रवास समय के अनुसार है। दीर्घकालीन प्रवास शताब्दियों में कभी कभी होता है। इस तरह के प्रवास का कोई निश्चित समय तो होता नहीं है। ये प्रवास प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि के लिए होने वाले मानव प्रवास इसी श्रेणी में आते हैं। ये प्रवास प्रक्रिया लंबे अंतराल तक चलती है तथा समाप्त होने के बाद लंबे समय तक बंद भी रहती है। दूसरा है अल्पकालिक प्रवास। शॉर्ट पीरियड के लिए जो माइग्रेशन होता है, इसके अंतर्गत वे मानव प्रवास सम्मिलित होते हैं जिनकी अवधि थोड़ी होती है, जैसे तीर्थों की यात्रा, विदेशों की यात्रा। एक होता है दैनिक प्रवास। आपको पता होगा प्रतिदिन होने वाले जनसंख्या प्रवास को हम दैनिक प्रवास कहते हैं, यानी कि सुबह लोग जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, तो उसको दैनिक प्रवास कहते हैं। रोजगार की तलाश में या जिनको काम करना होता है शहरों में, तो गांव के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो शहरों में जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम दैनिक प्रवास। एक होता है मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास होता है पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक इस तरह के प्रवास हमें देखने को मिलते हैं। हिमालय और आल्प्स पर्वतों के उत्तर जो ऊंचे भाग हैं, उन भागों में रहने वाले जो लोग हैं ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे भागों में रहते हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वो नीचे की तरफ अपने पशुओं को लेकर आ जाते हैं। जैसे कि गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं, अगर हम भारत की बात करें तो शीत ऋतु में क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर ठंड बढ़ती जाती है और नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही दोबारा से ठंड कम होना शुरू होती है, गर्मी शुरू होने लगती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ वापस चले जाते हैं। प्रवासी व्यक्तियों की संख्या के अनुसार प्रवासी व्यक्तियों की संख्या या प्रवास में भाग लेने वाले व्यक्तियों के आकार के अनुसार दो प्रकार का ये होता है। एक तो होता है वृहद प्रवास और दूसरा होता है लघु प्रवास। प्रवास में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि अधिक हो या बड़े पैमाने पर हो तो उसे वृहद प्रवास कहा जाता है। जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस दौरान बहुत सारे लोग हिंदू और मुस्लिम जो लोग थे वो पाकिस्तान की तरफ चले गए और जो पाकिस्तान वाला एरिया था वहाँ जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान की तरफ आ गए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रवास का कारण था जिसको हम बृहद प्रवास कह सकते हैं। लघु प्रवास में भाग लेने वाले लोगों की संख्या यदि कम है, लघु स्तर पर है, तो थोड़े रूप में हो तो उसे लघु प्रवास कहते हैं। जैसे कि सेमिनारों में, संगोष्ठियों में आदि भाग लेने वाले खिलाड़ी आदि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रवास इस प्रकार का उदाहरण है। फिर है प्रवास की क्षेत्रीय प्रकृति किस प्रकार, ये नेचर ऑफ माइग्रेशन। चांदना व सिद्धू का मत है कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। दूरी आधारित वर्गीकरण का प्रवास के भौगोलिक वर्गीकरण में सबसे ऊंचा स्थान है। इसके अनुसार प्रवास वर्गीकरण का आधार क्षेत्र होना आवश्यक है। दूरी के आधार पर मानव प्रवास को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्देशीय या आंतरिक प्रवास हम उसको कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है वो एक देश से दूसरे देशों में होने वाला मानव स्थानांतरण या प्रवास कहलाता है। इस प्रवास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करना जरूरी होता है, इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। उसके बाद है आंतरिक प्रवास, हम उसको कह सकते हैं, अंतर्देशीय कह लीजिए। अंतर प्रांतीय प्रवास, जब व्यक्ति एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रवास करता है तो उसे अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। जैसे कि पंजाब हरियाणा से काफ़ी संख्या में लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में आकर बस गए। इस प्रकार के प्रवास को अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। कि देश के अंदर ही जो प्रवास होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्देशीय आंतरिक प्रवास। एक स्थानीय प्रवास होता है लोकल माइग्रेशन जिसको बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरियां जो है उनमें होने वाले प्रवास को हम स्थानीय प्रवास कहते हैं।
एक जनपद से दूसरे जनपद या एक जिले से दूसरे जिले, एक तहसील से दूसरे तहसील में जो प्रवास होता है, या एक नगर से दूसरे नगर, जो कई बार छोटे नगरों से लोग बड़े नगरों की ओर प्लान कर जाते हैं तो उसको भी हम प्रवास कहते हैं। ये ग्राम से नगर की तरफ अगर लोग आके, गांव से लोग आके नगरों में बसते हैं तो वो भी प्रवास होता है, जिसको हम लोकल माइग्रेशन या स्थानीय प्रवास कहते हैं। पिछले 3-4 दशकों में जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे, और जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर काफ़ी संख्या में आजकल प्लान हो रहा है, प्रवास हो रहा है। प्रवास की दिशा के आधार पर अगर हम बात करें तो गांव से नगर प्रवास, नगर से नगरों की ओर प्रवास, गांव से गांव में प्रवास, और नगर से गांव की ओर प्रवास। अब गांव से नगर प्रवास कौन लोग करते हैं, इस प्रकार को हम नगरीय प्रवास की संज्ञा दी जाती है। विकासशील देशों में इस तरह का प्रवास काफ़ी अधिक रहा है और होता भी है। रोजगार के अवसर व शहरी चकाचौंध लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते, इसलिए गांव के लोग नगरों की तरफ भागते हैं। और बहुत सारी सुख सुविधाएं भी शहरों में है तो इसलिए भी जाते हैं, जैसे कि हेल्थ जो है, यानी कि हॉस्पिटल जो है शहरों में होते हैं, और स्कूल कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो इसलिए लोग जो है गांव से नगरों की ओर पलायन करते हैं। नगर से नगर, नगर से नगर जो है प्रवास उच्च नगरीय प्रवास वाले देशों में अधिक है, साथ ही विकासशील देशों में भी उच्च भागों में इस प्रवास की, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। छोटे नगर से बड़े नगरों की तरफ जो है पलायन आजकल लोग करने लग गए। गांव से गांव प्रवास, खेतीहार क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र का प्रवास अधिक महत्वपूर्ण प्रवास है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इस तरह के प्रवास काफ़ी होते हैं। गांव से गांव में प्रवास होता रहता है। एक गांव से दूसरे गांव में लोग खेती करने के लिए, फसलें काटने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते रहते हैं। नगर से गांव प्रवास, इस प्रकार का प्रवास विकसित देशों में अधिक होता है, जब लोग शहरों के प्रदूषण से बचने के लिए गांव की ओर जाते हैं। या कई बार आपने महसूस किया होगा कि जो रिटायरमेंट के बाद नौकरी करते हैं लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो फिर गांव में जाके अपना मकान बना लेते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं, तो नगरों से गांव की ओर प्रवास करते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कि कितने प्रकार का माइग्रेशन होता है। अब आते हैं हम उसके कारण क्या हैं, माइग्रेशन के क्या क्या कारण हैं। तो माइग्रेशन के अगर हम कारणों की बात करें तो 2 तरह के कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक, यानी कि जो लोग हैं वो किसी शहर की सुविधाओं और रोजगार प्राप्त करने के अवसरों से प्रभावित होते हैं तो प्रवास कर जाते हैं। शहरों की जो चकाचौंध है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक होता है प्रतिकर्ष कारक, जब लोग किसी स्थान की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मनोरंजन व बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनकी कमी होती है, या वो मनुष्य जो गरीब हैं, गरीबी के कारण मजबूरी में प्रवास करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतिकर्ष कारक। और बहुत सारे इसके कारण जो हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला है आर्थिक कारण। प्रवास आर्थिक कारणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है और रोजगार की तलाश में, या यूं कहें कि हम अत्यधिक मात्रा में मशीनीकरण हो जाने के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित होती है, जिसके कारण लोगों को रोजगार नहीं मिलता और वो दूसरे क्षेत्रों की तरफ, मेन जो कारण है वो आर्थिक कारण है, तो नगरों की तरफ भागते हैं और वहाँ पे काम धंधा ढूंढते हैं, रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो प्रवास होता है। जनसंख्या या अधिक है, इसको हम और पॉपुलेशन कह सकते हैं। प्रवास आर्थिक कारणों के साथ साथ जनसंख्या के अधिक्य की वजह से भी होता है। किसी क्षेत्र में अगर और पॉपुलेशन है तो वहाँ पे जो है संसाधन है उनकी कमी हो जाती है। वहाँ की प्रौद्योगिकी के विषय में जनसंख्या की अधिकता को हम जनसंख्या अधिक्य कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख व्यक्ति विदेश चले जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता का असर संसाधनों पर, रोजगार आदि पर पड़ता है, जिसके कारण वे प्रवास करते हैं। विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार का प्रवास हमें देखने को मिलता है। औद्योगिकी या
टेक्नोलॉजी हम जिसको कह तकनीक कह सकते हैं। किसी स्थान की अगर औद्योगिक प्रगति उस क्षेत्र में प्रवास की प्रक्रिया के बढ़ने का एक प्रमुख कारण हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्रों में लोग पलायन इसलिए करते हैं, उन क्षेत्रों में जाकर इसलिए बसते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको रोजगार मिल जाता है। जैसे कि कोलकाता है, कानपुर है, भिलाई, रानीगंज है, हरियाणा के जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद है, मुंबई है, मेरठ है, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार उनको मिल जाता है। औद्योगिक क्षेत्र है तो इसलिए लोग वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद आता है धार्मिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण। लोगों की धार्मिक आस्था और सामाजिक सिद्धांत भी प्रवास प्रक्रिया के बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर को छोड़कर, उन क्षेत्रों को छोड़कर और हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों की तरफ चले गए, तो उसमें क्या हुआ कि हिंदू लोगों में सुरक्षा की भावना वहाँ पे जागृत हुई है, पैदा हुई, तो इस कारण वो उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की तरफ पलायन कर गई। इसी प्रकार अनेक धार्मिक स्थान या तीर्थ आदि क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग प्रवास करते हैं। जैसे कि हिंदुओं में ये आस्था होती है कि भाई जीवन का जो लास्ट का समय होता है, अंतिम जो समय होता है, वो किसी तीर्थ स्थान पर ही व्यतीत किया जाए ताकि मोक्ष मिले। इस प्रकार की धारणाएं भी प्रवास की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग करती। सामाजिक असुरक्षा की भावना। सामाजिक असुरक्षा भी सदियों से प्रवास का कारण मानी जाती है। जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, भारत के आतंकवाद जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वो ऐसे क्षेत्र ही हैं जहाँ पे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको क्या लगता है कि यहाँ पे मरने से अच्छा है कि इन क्षेत्रों को छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाएं, तो हम यहाँ से बेहतर वहाँ रह सकते हैं। इस कारण भी प्रवास होता है। फिर है सरकार की नीतियाँ किस प्रकार की हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की हैं। किसी देश की सरकारी नीतियाँ प्रवास प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं और हर देश की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, नीतियाँ होती हैं, जिसके कारण लोग उन क्षेत्रों को छोड़ के भी जाना पड़ता है और उन क्षेत्रों में आते भी हैं। जैसे कि 1970-80 के दशक में वर्षों से रह रहे लोगों से म्यांमार में एक कानून के तहत गैर बर्मी जो लोग थे वहाँ से उनकी नागरिकता छीन ली गई थी। तो उन लोगों को उन क्षेत्रों को छोड़कर वहाँ पे दूसरी जगह पलायन करना पड़ा था, जाना पड़ा था। फिर आता है सूचना और संचार। आपको पता है आज का जो समय है ग्लोबलाइजेशन का समय है। इसमें सूचना और संचार का माध्यम जो है वो भी जनसंख्या के प्रवास को प्रभावित करता है। सूचना और संचार के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर आकर्षण का कारण बनते हैं। वे समुदाय जो कट्टरवादी हैं, रूढ़िवादी हैं या कम पढ़े लिखे हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो अपने आप को परिवर्तनशील नहीं, या यूं कहें कि वो परिवर्तनशील नहीं होते या उनमें परिवर्तन करने की क्षमता कम होती है। सामाजिक दृष्टि से अधिक जागरूक और प्रगतिशील जो लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा परिवर्तनशील कर सकते हैं या वो ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं, और केवल सूचना और संचार के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो इसी प्रकार के लोगों के द्वारा प्रवास प्रक्रिया होती है। एक लास्ट है युद्ध या ऐसे क्षेत्र जो कि दूसरे देशों के साथ में सीमा रेखा है, उन क्षेत्रों में इस तरह की ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। युद्ध हमेशा से ही प्रवास का कारण रहा है। ऐसे क्षेत्र जो कि युद्ध प्रभावित होते हैं वहाँ से जनसंख्या पलायन दूसरे क्षेत्रों की तरफ कर जाती है। ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव का गोतागत अथवा पर्याय बनता है। भारत के विभाजन के समय लोगों का इधर से उधर प्रतिस्थापन हुआ, जिसके कारण करीब 60 लाख हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ दिया और उतने ही लोग जो कि आज भारत है इन क्षेत्रों में बसते थे तो वो पाकिस्तान की ओर पलायन कर गए। 1947 में ये बहुत बड़ा जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था उसमें लोग इधर से उधर हुए। और आज अगर हम बात करें जो बाउंड्री वाले क्षेत्र हैं दूसरे देशों के साथ जो बाउंड्री लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं प्रभावित क्षेत्र हैं तो अपने जम्मू कश्मीर के जो भाग हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, उधर चाइना से लगते हैं। वो ऐसे भाग हैं जिनमें लोग जो हैं वो रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे कभी भी फायरिंग होने लगती है, गोलियाँ चलने लगती हैं, युद्ध वाले क्षेत्र हैं, तो उन लोगों को उन क्षेत्रों को छोड़कर लोग दूसरे क्षेत्रों की तरफ पलायन
कर जाते हैं। तो ये प्रवास के कारण है।